हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं सीसेट डे 17 की। और आज से पहले जो भी हमने लेक्चर किए हैं, अगर आप पहली बार इस लेक्चर पे आए हैं तो वो लेक्चर आप एक बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपके साथ जो हमारी एक खुशखबरी है हमारे पाठशाला के स्टूडेंट की, कि मतलब जो उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है उसके तहत उन लोगों ने मेरे ख्याल से 12 से 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट भी ऐसा ही रहे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था ये सारा रिजल्ट देख के। लॉकडाउन के बाद से थोड़े मतलब ये जो रिजल्ट्स है ना, ये हमारे आई थिंक 2 साल पहले इस तरह के रिजल्ट्स हमारे आने चाहिए थे, मगर लॉकडाउन से हमारी थोड़ी, समझ रहे हैं आप सबके साथ हुआ है। चलिए ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन इस तरह से रहा आपके पास। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरह का लेक्चर और स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। मतलब 342, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। 342 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल बोले तो जो भी कहते हैं, ऐसे मैं भूल रहा हूं, 47 मिलता है, 47 मिलता है। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इस नंबर को, इस x को अगर 19 से डिवाइड कर दें तो बता दो भैया शेषफल कितना मिलेगा। इस तरह से ये सवाल है। इस तरह के सवाल में एक चीज आपने याद रखनी है कि जो ऊपर शेषफल मिल रहा है ना 47, इसे सीधे सीधे 19 से भाग करके आंसर बता दो। 19 दूनी 38, तो आपके पास 47 में से 38 गया तो आ गया 9। कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं, मगर दूसरा तरीका ये होगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो अगर आप ये मान लें कि 342 ही कम 342 होगा, मतलब यहां पे जो नंबर होगा x का मान, वो 342 घटा के, x में से 342 घटा के 47 आएगा। तो आप क्या करें, ये 47 अगर इसमें जोड़ दें, 342 प्लस 47 जोड़ दें, तो वो नंबर आपको मिल जाएगा जो कि 342 से भाग करने के बाद 47 शेषफल देता है। फिर आपको इसी नंबर को किससे भाग करना होगा? 19 से, और फिर आपका 9 आंसर आएगा। मगर ये सब ना करें आप सीधे जो भी शेषफल बच रहा है, शेषफल पूछ रहा है, देखो पूछ क्या रहा है, शेषफल पूछ रहा है, दे क्या रहा है, शेषफल दे रहा है, और किससे डिवाइड करना है? 19 से करना है। तो 19 से सीधे सीधे 47 को डिवाइड कर दो और आंसर आपका 9 आ जाएगा। इस तरह से आप इसे ध्यान में रखें, याद रखें, एग्जाम तक आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। 66/2/3 को अगर आप भिन्न में बदलें तो आप करेंगे 66 तियां होता है 198, 198 और 200, 200/3% आ गया। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलें तो आप कहेंगे प्रतिशत का जो ये सिंबल है ये हटेगा और इसकी जगह 100 की डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हो गया, 2/3 आ गया। अब ये 2/3 का खर्चा हो रहा है, खर्चा, तो इसका मतलब है 3 में से 2 खर्च कर रहे हो। 3 मतलब आय किसी आदमी की 3 रही होगी, उसमें से 2 रुपए खर्च कर रहे होंगे। मतलब बचा कितने रहे होंगे? तो आप कहेंगे 1 रुपए बचा रहे होंगे। इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा आसान है। फिर आपने देखा कि यहाँ पे कह रहा है कि 1200 रुपए प्रति माह बचा लेता है, बचा रहा है 1200, मगर हमारे हिसाब से 1 बचा रहा है। 1 की वैल्यू 1200 है। पूछ रहा है उसका मासिक खर्च बताओ। तो खर्चा आपने कहा 2 रुपए का खर्चा है, मतलब 2 का मान बताना है। 1 का मान 1200, तो 2 का मान कितना आ जाएगा? आप कह देंगे 2400। 2400 आ जाएगा। 2400 जैसे ही आपको मिला आपने आंसर मारा और आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके पास। एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज रही होगी तो कितने में बेचोगे? 20% का लाभ कमाने के लिए आप कह देंगे 120 में बेचोगे। खरीदी आपने कितने की?
100 की और बेच कितने में रहे हो, तो कहोगे 120 रुपए में बेचोगे। आगे सवाल को पढ़ें, यदि वह उससे दुगने दाम पर बेचता, 120 में बेच रहा था मगर खुश नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि ये इससे डबल पे बेच दे, तो 120 का डबल करोगे आ जाएगा 240, मतलब 100 की चीज को 240 में बेचोगे तो कितने का फायदा होगा, आप कहेंगे 140 रुपए का फायदा होगा। कितने रुपए लगा के, तो आप कहेंगे 100 रुपए लगा के। कितने रुपए लगा के, तो आप कहेंगे 100 रुपए लगा के गुणा गए 100, तो 100 से 100 कट गया और 140% आंसर आ गया। प्रतिशत में बदलना था, भिन्न को प्रतिशत में जब बदलना होता है तो 100 से गुणा कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ चलिए, देखिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस तरह से, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर रही हैं, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, 10 महिलाएं 7 दिन में कर रही हैं ये काम। उसी काम को 10 बच्चे भी हैं जो उस काम को 14 दिन में करते हैं, मतलब कुल वर्ग जो हो गया, कुल कार्य जो हो गया, 10 महिलाएं 7 दिन में कर रही है, कुल वर्ग है। इसी काम को ये बराबर होगा 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं, तो आपने कहा दोनों को काट देते हैं, 7 से ये कट गया 2 बार, तो महिला बटे बच्चा बराबर आ गया 2:1 का मतलब हो गया एक महिला 2 काम करती है जबकि एक बच्चा 1 काम करता है। ये बात ध्यान में रखना। आगे देखिए कह रहा है कि 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को, उस बोले तो किस, तो आप बोलेंगे उस बोले तो 10 महिलाएं जो काम 7 दिन में कर रही थी, इसी काम को करवाना है। किससे करवाना है, तो आप बोलेंगे 5 महिलाओं प्लस 10 बच्चे मिलके कितने दिन में करेंगे, तो डी दिन में करेंगे इस काम को। अब आपको मालूम चल गया कि एक जो महिला है वो कितना काम करती है, तो आप कहेंगे 2 काम करती है, 10 गुणा गए 2 गुणा गए 7 बराबर 5 गुणा गए 2 प्लस 10 गुणा गए 1 अपॉन डी। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 5 दूनी 10 और 10 20 आ गया है ना, तो 10 गुणा गए 2 गुणा गए 7 और ये भाई साहब जोड़ करके 20 आया था, ये यहां आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0, 2 से 2 कट गया 7 आ गया। मतलब ये सारे लोग मिलके ये काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आप कहेंगे 7 दिन में कर लेंगे। टाइम एंड वर्क का छोटा सा सवाल है, आने के पूरे चांसेस है। इस सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार देखो और समझ लो कि कैसे कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 100 से भाग होती हैं। तो मैंने इस सवाल को पहले भी किया था इसी तरह के सवाल को। तो 7 से पहले 11 को भाग करोगे तो 1 आ रहा है, 90 को 7 से भाग करोगे 13 7 91 होता है ना, तो 12 आ रहा है। फिर हमने कहा इनके बीच में कह रहा है, तो 12 में से 1 घटा लो, तो आप कह देंगे 11 आंसर हो जाएगा। कितना घटा लो, घटा लो के बीच में कह रहा है। आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ। ओहो ठीक है, 12 में से 1 घटा लो, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, 11 आंसर आ जाएगा। चलिए, और आप देख भी सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 7 है, 14 है, बात ज्यादा बड़े नंबर नहीं है। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 7 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है। 56 के बाद आता है 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 70, 77 और 77 में 84 और फिर आ जाता है 91। ठीक, तो आपसे कहा 11 और 90 के बीच में, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, 7 का पहाड़ा हर बच्चे को आता है, तो आपने गिनने हैं। 7 को हटा दो क्योंकि 7 से बड़े चाहिए, 11 से चाहिए और 90 के बीच में चाहिए। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर आ गए। ठीक है, तो अगर आपसे कह रहा है 7 से विभाजित का मतलब है 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से विभाजित मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ना है। अगर छोटा है, ज्यादा बड़ा रेंज नहीं दी हुई है, तो इस तरह से कर सकते हो आप, छोड़ो मत मगर इस तरह के सवालों को। अदरवाइज जो दूसरा तरीका है वो ये है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो आपने कहा 4624 हो जा रही है, और 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 4913 हो जाती है, 4913 हो जाती है। अगर इन दोनों का अंतर कर लोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा।
1 साल का ब्याज आ जाएगा। देखिए अंतर किया हमने, 4913 में से 4624 को माइनस किया, 13 में से 6 और 3 9 आ गया, 10 में से 2 गया 8 आ गया, 8 में से 6 गया 2 आ गया, 289 आ गया। 289 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक, तो आपने देखा ये 289 का जो ब्याज मिल रहा है ना, वो किस पे मिलेगा, इस पर मिलेगा। 4 6 2 4, 289 देखोगे प्रतिशत दर निकाल रहे हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। 17 बार 17 से ये भी कटेगा, कटना ही होगा। देखो 17 से काटा आपने, हम्म, 17 से काटा, 17 दूनी 34 आ गया आपके पास, 12 122 आ गया, 17 सत्ते 119, हाँ, और 17 दूनी 34, फिर 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, आपने बोला हाँ कट रहा है, 10 आ गया, 17 छके 102, ठीक है। 1/16 का मतलब हो गया 6.25% आ गई ब्याज की दर। आ रही है बात समझ में? या आप इसे लिख सकते हैं 1/16। 1/16 का मतलब होता है 16 की चीज 1 साल में 1 का ब्याज देती है। मतलब 16 की चीज अगर 1 साल में 1 का ब्याज देती है तो 1 साल के बाद वो 17 हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मगर यहां 2 साल की बात कर रहे हैं तो 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा मतलब अमाउंट दी हुई है, धन दिया हुआ है, तो 2 वर्ष में 4624 हो रहा है। मतलब 17 का मान 4624 दे रखा है, 17 के स्क्वायर का। 16 का स्क्वायर बताना है, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइए, या फिर आप दूसरा जो तरीका होता है उससे भी इसे कर सकते हैं। और मेरे को ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। पहले 2 साल के लिए दिया हुआ है अमाउंट, तो आप यहां रखेंगे 4624 बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की घात 2। दूसरे में आप रखेंगे 4913 P1 प्लस R बटे 100 की घात 3। ये इस तरह से करेंगे आप। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो R का मान आपके पास आएगा उतना ही, 6.25% ही आएगा। ठीक है ना? और ये बात समझ में, यहां से भी सॉल्व करोगे तो यही आना है, वहां से भी यही आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, R का मान यहां रखोगे, P नहीं पता है आपको, A पता है, तो A का मान आपको पता है 4624 बराबर P आपको निकालना है 1 प्लस R का मान दे रखा है ये, तो 1/16 सीधे लिख देता हूं कि घात 2, तो वही आ गया 6 4 2 4 गुणा गए 16 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर बराबर P की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व करना है एंड यू विल हैव योर आंसर। गॉट इट? कैलकुलेट कर लेना यार। देखो आगे बढ़ जाते हैं। पाई चार्ट, एक पूरा लेक्चर हमने इस पे किया था। पाई चार्ट ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है, किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शा रहा है कि कितना कितना व्यय किया गया अलग अलग खेल पे। फिर आपने देखा कि क्रिकेट पर, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया, फुटबॉल पर क्रिकेट से। तो फुटबॉल पर आपने देखा इतने डिग्री किया गया और क्रिकेट पे आपने देखा 81 डिग्री किया गया। फुटबॉल पे कितना कम खर्च किया गया, तो आपने बोला 27 डिग्री कम खर्च किया गया। किससे? तो आप बोलेंगे क्रिकेट से। तो क्रिकेट आएगा नीचे, गुणा गए 100, 27 3 81 होता है, 3 से 100 को काटोगे तो 33.33% या 33 होल 1/3 आंसर हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यापार में ए 76,000 रुपए का निवेश करता है। ए भाई साहब जो है, इन्होंने 76,000 रुपए लगा के एक धंधा शुरू किया, एक बिजनेस शुरू किया। कुछ माह के बाद बी ने भी धंधे में आ गए और 57,000 रुपए लगा दिए। धंधे का एक उसूल समझ लो। क्या उसूल होता है कि भाई
धंधे में आपने पैसे कितने भी लगाए हुए हो, मगर अगर आपको वो अपना टाइम नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, तो वो आपका पार्टनर नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ही हो रहा है। वर्ष के अंत में कौन आया बाद में, तो आप कहेंगे बाद में आया बी। ठीक, आपने देखा इनका रेशो, तो 19 चौके 76 और 19 तिया 57। मान लो, मानना क्या है, आपको पता है कि जो ए है वो 12 महीने तक रहा, क्योंकि वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं। ए ने धंधा शुरू किया था तो वो 12 महीने तक धंधे में रहा, जबकि बी के बारे में आपको नहीं मालूम कि कितने महीने बाद आया, वो कितने महीने तक धंधे में रहा। तो यहां ले लो कि ए महीने तक धंधे में रहा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों की जो गुणा होती है, उसी रेशियो में जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो बंटता है। किस के रेशियो में, तो आप कहेंगे मनी इनटू टाइम के रेशियो में। दूसरे का भी मनी और टाइम इस रेशियो में। तो पहले दोनों की मनी के बारे में तो पता है हमें, ए के टाइम के बारे में हमें मालूम है कि 12 महीने है, जैसे कि हमने यहां लिख दिया। बी के टाइम के बारे में नहीं मालूम कि कितने महीने तक वो धंधे में रहा, या कितने महीने लेट आया, कितने महीने तक उसके पैसे 57,000 रुपए धंधे में लगे रहे, ये हमने चेक करना है। इसी रेशियो में बटेगा और उसी रेशियो में लाभ आएगा। तो आप कहेंगे इसका और इसका जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। तो आप कहेंगे 4 गुणा गए 12 बटे 3 गुणा गए 1 बराबर 2:1 होना चाहिए। मैं कहूंगा ठीक है, 3 से इसे काटा, 3 चौके 12, 2 से ये काट दिया दूनी, तो ए का मान आ रहा है आपके पास 8। इसका मतलब बी ने 8 महीने तक धंधे में पैसे लगाए रखे। सवाल ये नहीं है कि कितने महीने तक लगाए रखे, पूछ रहा है बी कितने माह के उपरांत जुड़ा। ए ने तो 12 महीने तक लगाए, ये इन भाई साहब ने 8 महीने तक लगाए। मतलब ये वाले जो भाई साहब हैं, बी भाई साहब हैं, ये 4 महीने के बाद धंधे में जुड़े। आगे बात समझ में? इस तरह से ये सवाल पूछता है, जल्दीबाजी में 8 मार के मत आ जाना। 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय, तो 10 लोगों का औसत है ना, तो आप कहेंगे सम, उनका जोड़ होगा 10 लोगों का, और 10 से भाग करोगे तभी औसत आय आएगी, जो कि है 25,000। आप बोलेंगे हाँ। 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 है। दोनों की वार्षिक आय कितनी है? 20,000 है। तो भाई जो 2 अध्यापक हैं उनका सम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 40,000 हो जाएगा, क्योंकि एक 20,000 कमाता है तो 2 कितना कमाएंगे? 40 कमाएंगे। 2.5 लाख को, सॉरी 25,000 को ये 10 से गुणा करोगे तो सम आ जाएगा 10 लोगों का कितना? 2.5 लाख, 2,50,000। आपने बोला हाँ आ गया। उसमें से ये जो 2 टीचर हैं जो 40,000 कमा रहे हैं, ये घटा लो, तो आप कहेंगे सम आ जाएगा कितने लोगों का? 8 लोगों का योग आ जाएगा, आय का योग आ जाएगा। कितना आएगा? 2,50,000 में से 40,000 अगर आप घटा लें तो आप कहेंगे 2,10,000 आ जाएगा। 8 लोगों का सम है। एवरेज अगर आपको बताना होता 8 लोगों का, तो ये सम को, 8 लोगों के सम को 8 से भाग करोगे, 8 से भाग करोगे तो 8 से मैं भाग कर रहा हूं, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 5 आ गया, 0 है। 8 छके 48, एक का ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। बहुत आसान तरीकों से कोशिश करता हूं कि आपको बताएं, ताकि आपके दिमाग पर इनका लंबे समय तक बरकरार रहे आपके दिमाग। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। 2 मिनट के लिए रुकता है आदमी। कितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद? 30 सीढ़ियां चढ़ने के बाद। मीनार के ऊपर तक पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया? तो आपने कहा 180 सीढ़ियां हैं, 30 सीढ़ियों के बाद रुकता है 2 मिनट, तो 30 से भाग किया आपने 180 को, आपका आएगा 6 बार रुकेगा। समझना इसे ध्यान से, 6 बार रुकेगा। 6 गुणा गए 2 करके आप कहना चाहोगे 12 मिनट, और मैं कहूंगा गलत होगा आंसर। ये मत करना, ध्यान से समझो। सवाल इस तरह से है, पहले 30 पे रुका,
ठीक, फिर 60 पे रुका, फिर 90 पे रुका, फिर 120 पे रुका, फिर 150 पे रुका, अब 180 यहां पे है लास्ट सीढ़ी, यहां पे भी जो रुकेगा क्या वो, तो आप कहेंगे नहीं रुकेगा सर। वो रुकेगा कहां, शुरुआत में चला तो यहां रुकने का टाइम नहीं गिनोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार रुका, 5 बार रुका है भाई। तो 5 का मतलब हो गया 2 गुणा गए 5, 10 मिनट आ जाएगा। तो जो भी अगर आपका ये पूरा पूरा कट जाए तो इसमें से 1 माइनस कर लेना, अगर पूरा पूरा करता है, अगर पूरा पूरा नहीं करता तो 6 ही लेना है, ठीक है। अगर ऐसे समझना है तो ऐसे बना लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है यार, बहुत ज्यादा टाइम होता है एग्जाम में, 2 घंटे का पेपर है, बहुत टाइम है, सारे क्वेश्चन नहीं करने आपको इस एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, ठीक है, क्वालिफाई करना है, तो बहुत टाइम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, एक नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, आपने बोला ओके, और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है। तो भाई जो दर है उनकी वो तो आप कहोगे 4% तो बढ़ ही रही थी, प्लस 1% और बढ़ रही है, मतलब कितनी बढ़ गई, 5% बढ़ गई, क्या, तो आप कहेंगे वार्षिक, एक साल में कितना बढ़ रही है, आप कहेंगे 5% बढ़ रही है। आपसे बोल रहा है 2 वर्ष के पश्चात क्या होगा, तो आप देखो 100 थी मान लो जनसंख्या, 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5% बढ़ रही है तो 105 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई 5% के हिसाब से। अगले साल क्या होगी 1 साल के बाद, तो आप कहेंगे 105 का 5%, 105 का 5%, 105 का 5% जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 5.25, निकाल के देख लेना, ठीक, वो इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ोगे तो जनसंख्या हो जाएगी 110.25, 5% किसका, तो इसका 105% बढ़ेगी। अब वो ये ध्यान रखना है, कई बच्चे इसका आंसर 10% मारने की कोशिश करते हैं, वो गलत हो जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं, ये आंसर नहीं है, ये याद रखना, ठीक। 110.25 हो जाएगा, मतलब 100 से जनसंख्या 110.25 हो गई, मतलब बढ़ी जो जनसंख्या है आप कहेंगे 10.25 बढ़ी है, मतलब 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी जनसंख्या, 10.25% बढ़ जाएगी। इस तरह से सवाल को करना है। और मैं ये भी बता रहा हूं साथ के साथ कि क्या गलती करोगे आप, आपको दिखेगा क्या, आपका मन क्या करेगा। एक इंजन किसी पहिए की परिधि, परिधि का मतलब क्या हुआ, पहिए का, पहिए की परिधि मतलब यहां से लेके ये पूरा, इसे परिधि कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है इसे कह देते हैं परिधि, ठीक है ना। अगर स्केल लगाओ, एक फीटा लगाओ, ऐसे करके नाप लो और इसे मैं कहूं यहां से काट दो कैंची से इस तरह से, तो आप कहेंगे सर ये इतना लंबा है, परिधि। आगे बात समझ में, ठीक। ये कितनी दे रखी है परिधि, 7.5 दे रखी है, 7.5 को ऐसे लिख लो 7.5 मीटर है। एक मतलब एक चक्कर अगर पहिया घूमेगा तो 7.5 मीटर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सवाल देखो क्या कह रहा है, 9 सेकंड में 7 चक्कर घूमता है, 9 सेकंड में घूमता है कितने, 7 चक्कर, 9 सेकंड में घूम रहा है 7 चक्कर। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड में कितने चक्कर घूमेगा, आप बोलेंगे 7/9 चक्कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 सेकंड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है गति बताओ, गति बताओ। गति का मतलब क्या होता है, चाल का मतलब होता है 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी, उसे आप कह देते हैं चाल। तो आपने 1 सेकंड में इतना चक्कर मार रहा है और 1 चक्कर में कितना चलता है, तो आपने कहा 7.5 चलता है, मतलब 1 सेकंड में भाई साहब जो चलेंगे वो 7/9 चक्कर इंटू 7.5। ये पॉइंट हटाओगे, यहां 10 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कटना है नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 25, ठीक। फिर 5 से भी काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक। फिर 5 7 35, 35/6 आ गया। ये आया किस में, तो आपने बोला ये मीटर में था, मीटर आ गया ऊपर और नीचे आ गया सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ गया। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। ऐसा आपने बार बार सुना होगा। तो 5 7 35, 6 3 18, 7 3 21,
21 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। स्पीड हो जाएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, एक दिन यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं। कितने श्रमिक खोद रहे हैं? 10 श्रमिक खोद रहे हैं। कितने दिन में खोद रहे हैं? 4 दिन में खोद रहे हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो MDH/W बराबर MDH/W, ये याद रखो। क्यों? कह रहा है 10 लोग हैं, कितने दिन में खोद रहे हैं? आपने कहा 4 दिन में खोद रहे हैं। ठीक है, एक कुआं खोद रहे हैं तो वर्क एक है, एक ही है। इसी कुएं को आधे दिन में, आधे दिन का मतलब हो गया भैया डे की जगह आधा रखोगे, कितने श्रमिक लगेंगे? आप बोलोगे M लोग लगेंगे। इसी कुएं को खोद रहे हैं मतलब W की जगह 1 रखेंगे। बराबर करो तो आप कहेंगे 10 गुणा गए 4/1 बराबर M गुणा गए 1/2/1। अब ये 1/2 भाई साहब इधर जाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी, तो 10 चौकू 40 दूनी 80। टोटल कितने लोग लगेंगे? तो आप कहेंगे 80 लोग लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर समझ नहीं आता ना वो कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना यार वो वीडियो। ठीक है, आगे देखिए। किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर यह लिखा जाता है। आपने देखा डिसाइड को क्या लिख रहे हैं, तो D 4 होता है, 5 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 4 होता है, 5 होता है। आपने बोला अरे ये तो नंबरिंग कर दी। मैंने कहा हाँ, नंबर याद होने का यही फायदा है। अबाइड को बोल रहा है 1 2 9 4 5 है क्या कोई ऑप्शन? तो आपने बोला केवल एक ही ऑप्शन है। बताओ, आंसर भी दे रखा है, मगर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया मतलब वोट नहीं दिया, मतलब 100 लोग थे अगर, तो 20 लोगों ने कहा नो, नहीं देंगे वोट। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, मतलब 80 लोग तो दे रहे हैं, हम तो पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, तो 80 लोगों पे हमने फोकस किया, 80 लोग वोट दे रहे हैं। केवल 2 प्रत्याशी थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। दोनों ही बड़े अच्छे प्रत्याशी हैं। राम को कुल मतों का, कुल मत बोले तो 100, कुल मतों का कितना? 42%। तो 100 का 42% कितना हो गया? आपने बोला 42 हो गया सर। 100 का 42% 42 हो गया। और उसने श्याम को, अब एक चीज समझो, श्याम को हरा दिया। कितने से हरा दिया? 400 वोट से हरा दिया। अब एक चीज देखो, कुल वोटों का 42 पड़ गया राम को, टोटल जो वोट पड़े वो थे 80, मतलब 80 में से 42 घटाओगे, 40 घटाओ 40 आ गया, 38 आ गए। 38% वोट किसको पड़ गए? आपने बोला श्याम को पड़ गए। और ये प्रतिशत है, 38% है। इन दोनों का अंतर करोगे तो आप कहोगे 4%। 4% का मान 400 दे रखा है। आपसे कह रहे हैं कि राम को कितने वोट पड़े, तो आप कहोगे 4200, मतलब 1% का मतलब 100, तो 42 का मतलब 4200। 4200 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल ये रहा आपके पास। अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य 1.5 घंटे का विलंब होता है। एक बात समझना, चाल की बात कर रहा है, सामान्य दर के चाल की बात कर रहा है। एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/4 किस नंबर का 3/4 निकालना आसान है, तो आप बोलेंगे 4 का 3/4 निकालना आसान है। तो मैं कहूंगा कि चाल मान लो पहले 4 थी, उसका 3/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 3 हो जाएगा जी। 4 का 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चाल 4 थी, अब 3 हो गई, ये कहना चाह रहा है वो। पहले जो चाल थी वो 4 थी, अब वो कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 3 हो गई है। चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब होता है 1.5 आवर का ज्यादा टाइम लगता है। अब आपने देखा ये तो चाल दे रखी, इन दोनों का डिफरेंस नहीं कर सकते। टाइम निकालें, समय के बारे में बात करें। एक बात बताओ मुझे भाई, अगर कोई आदमी तेज स्पीड से चलेगा, ज्यादा स्पीड से चलेगा, तो टाइम क्या लेगा वो? आप बोलेंगे कम टाइम लेगा। और कोई आदमी अगर कम स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लेगा? आप बोलेंगे ज्यादा टाइम लेगा।
तो भाई चाल का इनवर्स होता है समय, तो यहां लिखो 3 और यहां लिखो 4, क्योंकि यहां 4 और 3 था। आपने बोला ओके, समझ में आया बात? आपने बोला हाँ जी। 1.5 घंटे को अगर मैं लिखूं तो 3/2 आर लिख लूं तो कोई बुरा तो नहीं मान रहा? आपने बोला नहीं मान रहे। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों का अंतर आपके हिसाब से तो 1 है, मतलब पहुंचना चाहिए था 3 घंटे में, पहुंचा 4 घंटे में, कितनी देरी से पहुंचा? तो आप कह देंगे 1 घंटे लेट पहुंचा। मगर सवाल में कह रहा है 1 घंटे नहीं, 1.5 घंटे पहुंचा, मतलब 1 घंटे, जो हमने 1 घंटे निकाला है उसकी वैल्यू 1.5 घंटे है, उसका मान 1.5 घंटे है, उसका मान 1.5 घंटे है। आपसे पूछा है उसका सामान्य समय बताइए। सामान्य समय का मतलब सामान्य चाल से जो चल रहा था वो उस टाइम से जो पहुंचेगा वही तो सामान्य समय होगा। तो आप इसे 3 का मान पूछ रहे हैं, आपने कहा 1 का मान 3/2 है, तो 3 का मान 3/2 गुणा गए 3 होगा बराबर 9/2 होगा, मतलब 4.5 घंटे हो जाएगा। हो जाएगा? समझ में आ गई बात? अच्छा लगा क्वेश्चन? एक और बार देखो इसे, इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के, ठीक है? और पीसीएस के पेपर को एनालाइज करना पड़ता है पहले, तब जाकर के ये कंटेंट आपके पास पहुंचता है। देखिए अगला सवाल क्या है। 7 की घात 13 प्लस 1, 7 की पावर 13 प्लस 1, इसे 6 से डिवाइड किया जाए, ऐसा कह रहा है, तो शेषफल बताना है। इसे 6 से कर लो। देखो हमेशा एक बात याद रखो, किसी के पास कितनी भी पावर हो, कोई आदमी कितना भी पावरफुल हो, अगर उसका बेस आप चेक कर लो तो आप बता सकते हो कि वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। आपने देखा 6 से अगर 7 को डिवाइड करें, 7 को 6 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल आता है? 6 कम 6। आपने कहा 1 शेषफल आता है, आपने कहा 1 शेषफल आता है। आपने कहा 7 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 1 शेषफल आता है। मैंने कहा अच्छा, तो आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा 1 की घात 13, बोला आपने 1 ही है, तो मैंने कहा ओके, 1 को 6 से डिवाइड करें तो 1 ही आ रहा है, और ये वाला 1 भी तो है, तो आपने कहा ये वाला 1 भी है, तो कुल मिला के 2 हो गए। 2 को 6 से भाग करोगे तो 2 0 टाइम 2 ही आएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगली बात समझ में? तो रिमाइंडर थ्योरम का ये सवाल है, शेषफल प्रमेय का ये सवाल है। एक और बार कर लेते हैं, चलिए। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग जाता है कई बार कि नहीं आया समझ में। एक और बार समझिए। देखो आपको कह रहा है 6 से भाग करना है, किसे करना है? इसे भाग करना है। क्या है ये? 7 की घात 13 प्लस 1 को 6 से भाग करो। तो आपने कहा मैं पहले 7 की घात 13 को 6 से करूंगा, फिर 1 को 6 से करूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर आपने कहा कि भाई, मैंने आपसे कहा कि किसी आदमी की पावर कुछ भी हो, आदमी को चेक करो, बेस को चेक करो, क्या वो 6 से डिवाइड हो रहा है? तो आपने बोला करा तो 1 आ रहा है। 7 को 6 से भाग करोगे, 6 कम 6, तो शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब आपको शेषफल निकालना होता है तो शेषफल पे फोकस करो। जैसे समोसे खाने हैं आपको सपोज, तो किस पे फोकस करते हो मेरे भाइयों? आप कहते हो समोसों पे, समोसे की दुकान पे जाते हो, पेस्ट्री की दुकान पे नहीं जाते। समोसे जहां मिलेंगे वहां जाओगे। आपको शेषफल पे फोकस करना है, तो शेषफल लिखोगे। 6 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल आएगा। आपने कहा 1 आ गया, और 1 की घात 13 है, तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, 1 की घात कुछ भी हो वो तो 1 ही रहने वाला है। और यहां 1 है, 1 के साथ तो 6 से 1 तो डिवाइड होता ही नहीं। फिर आपने कहा कि इसको अगर मैं 1 ही लिख दूं, तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ लूं तो 2/6 आ गया। आपने कहा 2 को 6 से भाग करें, तो आपने कहा एक बार में नहीं जाएगा, बड़ा नंबर आता है, तो मैंने कहा 0 लो। 2 0 टाइम कितना होता है? तो आपने कहा 0 होता है। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया, आंसर आ जाएगा 2। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता था इस सवाल के बारे में, माफी अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो। अगला सवाल देखिए जी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11, 60 और 61 मीटर हो तो निम्न में से सबसे लंबी भुजा बताओ। एक चीज बताना चाहूंगा, 11, 60 और 61 एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता लगा? 11 का स्क्वायर 161 होता है, 36 का स्क्वायर 3600 होता है,
और इन भाई साहब का स्क्वायर करोगे, कर दो तो 2 1 ये आ गया और 11 जोड़ेंगे 25 में तो 36 आ गया, 37 21 आ गया। देख लो यार, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप कहेंगे छोटी भुजा या तो ये होगी या ये होगी, बड़ी भुजा तो हमेशा कर्ण ही होगी जो कि 61 होगी। आगे बात समझ में। अब आपसे कहा जाए कि भैया इस पे लंब खींचना है सबसे बड़ी भुजा पे, यही होगा लंब। अब एक चीज बताओ, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ, आधा गुणा गए लंबाई गुणा चौड़ाई, आधा गुणा गए हाफ इंटू आधार, क्या बोल रहा हूं मैं, आधार इंटू लंबाई। ठीक है, तो आपने कहा अगर इन दोनों के हिसाब से क्षेत्रफल देखोगे तो हाफ 60 गुणा गए 11, और अगर आप आधार इसे ले लेते हो और ऊंचाई इसे ले लेते हो तो आप कहेंगे आधार गुणा ऊंचाई h ले लो, इसे मैंने अगर h मान लिया तो आधा से आधा कट जाएगा, 66 बटे 61 आ जाएगा। 61 दशंकी 610 होता है और पॉइंट में आंसर आएगा तो मैं कह दूंगा 10.8 मीटर आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ, आधा को क्या बोलते हैं, 1/2 आधार गुणा गई ऊंचाई। बताओ, ये नहीं बता पा रहा हूं मैं यार। क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का वो होता है 1/2 आधार गुणा गए ऊंचाई, आधार गुणा गए ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। उसको अप्लाई करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। तो आपने देखा दो दी भी है तो डिफरेंस क्या, आपने 72 है 72 है 72 है 72 है, आपने बोला ये वाली लाइन तो कहना बेमानी हो गई, हमारे तो किसी काम की नहीं रही है। तो अगली लाइन पड़ी, एक के द्वारा दूसरे को अगर भाग देने पर भागफल 4 आता है। तो आपने देखा 40 से अगर इसे भाग करेंगे तो 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहां करोगे तो आप कहोगे नहीं आ रहा है। यहां अगर डिवाइड करोगे तो नहीं आ रहा है, केवल एक ही है, 24 चौकू 96, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ। तो कई सवाल ऐसे होते हैं ना जो ऑप्शन से आप कर सकते हो, तो घबराना नहीं है आपने, ऑप्शंस की तरफ जाना है। कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन समीकरण बनाए आप, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ऐसा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्न में से चुने। तो पहले तो आपको 10 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, ये याद रखना। 2 3 5 7 11 13, कितनी हो गई, 17 19 और 4 हो गई, 23 और 27 नहीं होता, 29 होता है। ठीक, कोई रह ना गई हो, देख लेना। औसत बोल रहा है, औसत बोल रहा है। सबसे पहली चीज, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 के 2 जो है वो केवल 2 नंबर से डिवाइड होती है, एक तो 1 से डिवाइड होती है, एक 2 से डिवाइड होती है। 3 जो है वो भी केवल 1 से और 3 से डिवाइड होता है। 4 जो है देखो 1 से 2 से 4 से 3 हो गए, तो ये नहीं है। 5 भी नहीं होगा, 5 है, 1 से और 5 से विभाजित होता है। 6 देखो, अच्छा 7 को देखो 1 से और 7 से डिवाइड होता है। 9 को देखो 1 से होता है, 3 से होता है, 9 से होता है, 3 से हो गया, नहीं होगा। केवल 2 फैक्टर होते हैं, या ऐसे नंबर जो केवल और केवल अपनी और एक की टेबल में आते हैं, पहाड़े में आते हैं, उन नंबर्स को आप कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है और 10 से भाग कर लेना है, क्योंकि औसत कह रहा है। तो इस तरह से आप औसत निकाल लेंगे। बार बार कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा आता है। ये क्वेश्चन सही से याद होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, ये याद रखो, 2 से शुरू होती हैं। 0 और 1 अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। आगे बढ़ो। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपए में कितनी,
मतलब 11 पुस्तकें खरीदता है कितने में? 10 रुपए में। और 11 रुपए में कितनी पुस्तकें? 10 पुस्तकें बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत होना चाहिए, लाभ प्रतिशत होना चाहिए निम्न में से चुने। तो आपने जितनी खरीदी हैं, खरीद और बेच, जितनी खरीदी है उतनी ही बेचनी होंगी। तो आप बोलेंगे 11 खरीदी है 10 बेच रहा हूं, गलत हो जाएगा। जितनी खरीदी है उतनी ही बेचो, बराबर करो इन दोनों को। तो ऊपर 10 से गुणा कर रहे हो तो सब जगह 10 से करो, नीचे 11 से गुणा कर रहे हो तो दोनों जगह 11 से करो। अब देखो 110 पुस्तकें खरीदी इधर भी और बेची भी 110, तभी तो बता पाओगे लाभ हो रही है या हानि हो रही है। अब आपको दिखा कि 100 रुपए की किताबें खरीदी, 121 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आपने कहा 21 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? 100 रुपए लगा के हो रहा है, गुणा गए 100, तो 21% आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? ठीक है, ध्यान से समझ लो। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्नों में नहीं लिखा जा सकता, भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हों भिन्नों में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जैसे √2, √3, रूट क्यूब √2, क्यूब √3, समझ रहे हो? पाई, ई, ये सारे के सारे नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं, ये याद रखना। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। और कह रहा है पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप कहेंगे सही है। ई एक परिमेय संख्या, आप बोलेंगे गलत है। √2 एक सम संख्या है, आप कहेंगे गलत है। इनफाइनाइट एक वास्तविक संख्या है। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो रियल लाइन में होते हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ये नहीं है। और ये बात समझ में? तो आप कहेंगे केवल और केवल ए सत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। बहुत दुख हुआ होगा उसको, सहन करता है। लिखने वाले ने भी क्या लिखा है, प्राण डाल दिया इसमें। और साइकिल को 20% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य चुनिए। ठीक है, तो आपने कहा कि 100 रुपए की रही होगी साइकिल, ठीक, 100 रुपए की खरीदी होगी आदमी ने शुरुआत में, तो 20% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? आप कहोगे 80 रुपए में बेच देगा। ठीक, फिर दूसरी लाइन में कह रहा है साइकिल को 20% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य बताओ। अगर 100 रुपए की साइकिल पे वो प्रॉफिट लेता 20 का, तो कितने में बेचना चाहिए था? आप कहते 120 में बेचना चाहिए था। हानि पे क्यों बेच रहे हो भैया? लाभ पे बेचो। तो हम कहेंगे कि भैया वो जब हानि पे बेच रहा था तो कितने में बेच रहा था? आप कहेंगे 450 में बेच रहा था। तो हम कहेंगे 80 का मान 450 है, 120 का मान क्या होगा? आप कह देंगे x होगा। ऐसे कीजिए, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 2 से ये माइनस करो तो 225 आ गया, और इसको 3 से गुणा कर लो। कोई ऑप्शन हमें दिख पा रहा है? हाँ दिख पा रहा है, नहीं 25, 75 और 625 है नहीं ऑप्शन में, डी कह दे रहे हैं। बताओ 20% का लाभ बेचने पर 40 दिया, 20% का। तो एक बार क्रॉस चेक करके बताना कि इसका आंसर 675 क्यों नहीं आ रहा है। मेरा तो 675 आ रहा है भैया, मेरा 675 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक करके जरूर बताना कि इतना आंसर नहीं आ रहा है या आ रहा है। 675 ही होगा, शायद गलत लिख दिया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कोई है नहीं, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, करते रहिए, और अगर आपको हमारा जो ये कॉन्सेप्ट लेक्चर है, ये वीडियोस हैं, ये पसंद आ रही हैं, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जीडी में 11-12 बच्चों का रिजल्ट आया है, और मैं चाहता हूं कि प्रीलिम्स में बहुत बच्चों के कमेंट आए कि हमारा हो गया, हमारा हो गया, हमारा हो गया। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।